हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं लुसेंट डेली प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 15। ठीक है, अगर आपने इससे पहले बाकी के सेट्स को नहीं देखा तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के सारे सेट्स को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग 60 MCQ देखते हैं, जो कि 50 जो क्वेश्चंस होता है वो लुसेंट बुक से होता है और लास्ट में 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के होते हैं। अगर आपको लगता है कि लुसेंट आपने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ रखा है तो यहाँ पे हमारे साथ प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। पूरे लुसेंट बुक से मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करता हूँ और ये बिल्कुल सब एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो एंड तक वीडियो को देखिए और बताइए कि क्या आज के इस कट ऑफ को आप क्लियर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था और आपको पता है कि लोदी वंश का अंतिम शासक इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका सामना बाबर के साथ हुआ था 1526 ईस्वी में, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध, और वहीं पे ये पराजित हुआ और उसके बाद बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली, इसलिए ये कहा जाता है लोदी वंश का अंतिम शासक। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको चैलेंज ये दिया जा रहा है कि जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो 53 मार्क्स लाना है आपको। बीसी के लिए 51, एससी के लिए 46 मार्क्स, एसटी कैटेगरीज 48 और ईडब्ल्यूएस 50 मार्क्स लाना है। अगर आप इतना लाते हैं तो मान करके चलो कि आप तैयारी में बिल्कुल अच्छे से और सीरियस होकर के लगे हुए, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। बिल्कुल आपको पढ़ने की जरूरत होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, तभी आपको रोजाना नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था। इनाम भूमि किसे दिया जाता था, विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था इनाम भूमि। थर्ड क्वेश्चन ये कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम से बाहर हो या फिर पहले ऐसा क्वेश्चन ना पूछा गया हो। डेफिनेटली अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए, आपकी जो जीके की लेवल होगी काफ़ी हाई हो जाएगी। बस हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। साथ ही साथ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जिनका वास्तविक नाम क्या था, अली गुरसास। तो ये क्वेश्चन पहला बन सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था या फिर बचपन का नाम क्या था, अली गुरसास। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था और उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर के उत्तर मध्य भारत तक फैला हुआ था और इसने सर्वप्रथम जो कि दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग शॉर्ट में कैग कहते हैं, किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा यह संघ और राज्य दोनों के लिए कार्य करता है, संघ और राज्य सरकार के लिए कार्य करते हैं। देखिए कैग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि वर्तमान समय में इस संस्था के प्रमुख कौन है, यानी कि कैग कौन है वर्तमान में, तो गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि इससे पहले किस पद पे थे, तो जम्मू कश्मीर के ये उपराज्यपाल थे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये कि वे भारत के कौनवे जो कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, तो 14वें है। ध्यान रखिएगा किसी भी कैग जो भी कैग होते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का या फिर 35 वर्ष की उम्र तक का होता है। जो भी पहले हो उन अवधि तक के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगर बात करें संस्था, तो केंद्र अथवा राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी भी सरकारी विभाग की जांच कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, ये आर्टिकल है और इनसे संबंधित 148 से लेकर के 151 तक सारे संबंध दिए गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि यह भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। तो ये पॉइंट्स भी पूछा जाता है। तो आई होप कि इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे वो आपने क्लियर कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, लोक लेखा समिति, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महमूद गजनवी जो है भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, जाटों के विरुद्ध हुआ था, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इनसे जुड़े क्वेश्चंस यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि 17वां आक्रमण, आपको पता है कि इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और अंतिम आक्रमण इसका 1027 ईस्वी में था। यह महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था और यह आक्रमण सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों यानी जाटों के विरुद्ध हुआ था। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ये पूछता हूँ, कभी कभी ये पूछा जाता है कि महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था। नीचे कमेंट करके जल्दी से बताइएगा चर्चित आक्रमण कौन सा था। तब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। ध्यान से पढ़िए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सही तरीके से सुमेलित किया गया। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी को टिक करेंगे, खजुराहो चंदेल से बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे 3 जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, एलोरा सख्त यहाँ पे बिल्कुल गलत है, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट ये भी गलत है, मीनाक्षी मंदिर पल्लव ये भी गलत है। तो इन सभी को हम सही तरीके से देखते हैं, थोड़ा सा आगे करते हैं। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं सभी जो कि बिल्कुल सही है। एलोरा की बात करें तो इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था, ध्यान रखेंगे। महाबलीपुरम की बात करें तो मामल्लपुरम या फिर महाबलीपुरम शहर की स्थापना का श्रेय 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम को दिया जाता है, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो ये मदुरै का पुराना शहर जो कि 2500 वर्ष से अधिक पुराना है और इसका निर्माण पांडे राज्य जो कह सकते हैं कुलशेखर ने 6वीं शताब्दी में कराया था। तो यहाँ पर भी गलत था कि मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो पांडे राज्य से संबंधित था। खजुराहो की बात करें जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं खजुराहो से रिलेटेड, कि खजुराहो चंदेल वंश द्वारा 950 से लेकर के 1050 ईस्वी के बीच निर्मित खजुराहो मंदिर भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है जो अपने प्राचीन और मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। और अगर पूछ ले कि मध्य प्रदेश में किस जिले में पड़ता है तो छतरपुर जिले में, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राजपूत शासक ने चीज मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया था जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके। तो ये बनाया गया था सवाई राजा जयसिंह के द्वारा। और मैं आपको बता दूं सवाई राजा जयसिंह का अगर मूल नाम की बात करें तो विजय सिंह था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है। गोविंद महल कहाँ स्थित? तो ध्यान रखिएगा गोविंद महल जो है वो दतिया में स्थित है। और दतिया कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित है। 7 खंडों में निर्मित यह महल पत्थरों से बनाया गया। गोविंद महल 1614 ईस्वी में राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने बनवाया था। बुंदेला शासकों द्वारा बनाए गए सबसे बेहतरीन इमारतों में इस महल की गणना की जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 1614 ईस्वी में बनाया गया था, किसके द्वारा? तो राजा वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक द्वीप पर निर्मित भारत का एक बड़ा नगर कौन सा है? एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? तो मुंबई, ठीक है। मुंबई जो है वो किस द्वीप पर बसा है? किसी को पता है? किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, वीडियो को रोक करके कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज मैं आपको बता दूंगा। सालसेट द्वीप पर निर्मित है, ठीक है, सालसेट द्वीप पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में भारत से लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? 18वीं सदी में लड़े गए जो भी युद्ध थे, दीजिए आप युद्ध देख रहे हैं, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास और बक्सर युद्ध। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे मेरा सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 1 2 3 4 बिल्कुल सही क्रम है। अंबर के युद्ध की बात करें तो यहाँ पे 1749, ठीक है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेना, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल अगर बात करें प्लासी युद्ध तो आपको पता है 1757, और उसी तरह से वांडीवास का युद्ध 1760, बक्सर 1764, ठीक है। चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम समझ सकते हैं डिटेल में। देखिए अंबर का युद्ध जो था कर्नाटक के पास 1749 ईस्वी में अनरुद्दीन और फ्रेंच सेनाओं के बीच लड़ा गया था। प्लासी के युद्ध की बात करें तो 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। वांडीवास के युद्ध की बात करें तो 22 जनवरी 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी के सेना के मध्य हुआ था। यहाँ से एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ऑलरेडी मैं कई बार बता भी चुका हूँ, कि बताइए कि वांडीवास जो वो किस स्टेट में स्थित है? वांडीवास जो है वो किस राज्य में पड़ता है? क्लियर। चलिए और एक और यहाँ पे पॉइंट देख सकते हैं कि बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। अगर हम बात करें इसमें कौन कौन शामिल थे तो बंगाल के नवाब में मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना जो थी अंग्रेजी कंपनी के साथ लड़ रही थी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो अकबर ने स्टार्ट किया था, ऑप्शन बी, यानी अकबर के समय में स्टार्ट हुआ था, राजा टोडरमल, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को पढ़िए और बताइए कि यहाँ पे कौन सही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया नहीं, एक लाइन लिखा हूँ, यहाँ पे आपको सही बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि करके
कह रहा है कि 21 अप्रैल 1526 में काबुल के तैमूरी शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को एक ज़्यादा बड़ी सेना को युद्ध में परास्त किया, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। कोई भी कहीं तरह से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था। ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था। सेकेंड पॉइंट ये है कि इस युद्ध के उपरांत बाबर में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। ये पॉइंट भी सही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। इस क्वेश्चंस के साथ मैंने थोड़ा सा छेड़छाड़ किया, लूसेंट में आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अब ऐसा मत करना नीचे कमेंट करके ये लूसेंट में क्वेश्चंस नहीं है, आप अलग से करा रहे हो। मैं पहले बोल चुका हूँ कि थोड़ा सा क्वेश्चंस के साथ छेड़छाड़ में कर देता हूँ, सारे क्वेश्चंस में नहीं, कहीं कहीं, ठीक है। अगला प्रश्न कि बाजीराव एवं छत्रपति राजाराम के बीच हुए संगोला संधि 1750 में हुआ था, इसमें संबंध में क्या राय है? तो यहाँ पे तीन ही चीज़ दिख रहा है आपको। चलो, संगोला संधि के संबंध आपको बताना, यहाँ पे उपयुक्त सभी है, ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा, उपयुक्त सभी है। तो बताइए क्या होगा सही आंसर? अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, बताइए। पेशवा बाजीराव और छत्रपति राजाराम के बीच हुए जो संगोला संधि था 1750 में हुआ था, इसके संबंध में क्या राय है? तो देखिए यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया था। छत्रपति राजाराम द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जाने के कारण इसे संगोला संधि कहलाया। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वे सर्वा बन गया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि क्या होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरली दिखे। अब ठीक है, बताइए। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे? दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे? तो विश्वासराव एवं सदाशिव भाऊ। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल को एक अलग अध्याय शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? इरेटोस्थनीज। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। और इरेटोस्थनीज यानी कह सकते हैं कि भूगोल जो है यानी ज्योग्राफी का जो शब्द दिया गया था इन्होंने ही दिया था, इरेटोस्थनीज ने। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का अगर हम क्रम देखें तो क्या सही होगा? सूर्य से बढ़ते अगर क्रम में देखें तो सूर्य के सबसे नज़दीक बुध, उसके बाद शुक्र और उसके बाद कह सकते हैं पृथ्वी और उसके बाद मंगल। यानी हमारा सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है भूकंप विज्ञान। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? आपको पता है कि सियाल होता है, सीमा होता है और अंदर का जो कोर होता है उसको नीफे कहते हैं। तो सियाल शब्द का प्रयोग जो किया गया था कह सकते हैं किसके द्वारा? स्वेस नामक वैज्ञानिक के द्वारा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? देखिए जो टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया, आप वहाँ पे जा करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये आपका हिस्ट्री था प्राचीन भारत का, अगर हम बात करें तो सबसे पहला टॉपिक है ये, तो उसमें आप जा करके पढ़ सकते हैं। टॉपिक वाइज हमारा हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीट नहीं होने वाला मतलब 2-3 टॉपिक तो पढ़ ही चुके हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा कंडोपनिषद। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र है? सबसे अधिक स्थिर, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए महासागर। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो वाटसन एंड क्रिक। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे मैंने रंग बिरंगा करके आपको सजा रखा है ताकि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि डीएनए जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या फिर डीएनए कहते हैं, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म है ये, ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या होता है कि इसमें अनुवांशिकी कूट निबंध रहता है। डीएनए अणु की संरचना घुमावदार सीढ़ी की तरह होती है। डीएनए का एक अणु 4 अलग अलग वस्तुओं से बना होता है जिन्हें हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं थोड़ा सा कि डीएनए अणुओं का एक समूह है जो वंशानुगत जानकारियों को एक से दूसरे में पहुँचाने
करने के लिए जिम्मेदार होता है, पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है, करने यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। अगला पॉइंट कह रहा है कि डीएनए माता पिता से एक बच्चे में आता है जिसमें लगभग आधे बच्चे का डीएनए पिता से और आधे माता से मिलता है, ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया। लेप्रोसी बेसिलम का आविष्कार किसने किया था? हेंसेन, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट के आनुवांशिकी यूनिट अर्थात जीन होते हैं। आनुवांशिक का यूनिट होता है जीन होते हैं। जीन क्या होते हैं? जीन होते हैं गुणसूत्रों में, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। गुणसूत्रों में ऑप्शन बी राइट आंसर है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीटभक्षी मछली है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीटभक्षी मछली कौन सी है? जिसको हम लोग गैम्बूसिया कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गैम्बूसिया। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सोडेमा, ठीक है, मिक्सोडेमा होता है, एक बीमारी है, बताइए किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सोडेमा होता है? तो इसको हम काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे राइट आंसर होगा आउटू ग्रंथि, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए विस्तार से समझते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मिक्सोडेमा शरीर गठन संबंधी रोग है, ठीक है, शरीर गठन संबंधी रोग है जो थायराइड ग्रंथि की न्यून क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। थायराइड रस की कमी के कारण विभिन्न आयु में विभिन्न लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आयु के अनुसार मिक्सोडेमा के विभिन्न नाम भी है। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अगर भ्रूण अवस्था या फिर शिशु काल में होने वाला जो रोग होता है उसको हम लोग जड़ मानवता, जिसको क्रिटिनिज्म कहते हैं, ठीक है, क्रिटिनिज्म आपको पढ़ता होगा। अगर हम बात करें कि यौनारंभ काल में होने वाला जो रोग होता है उसको हम लोग यौन मिक्सोडेमा कहते हैं, और वयस्क अवस्था में होने वाला जो होता है उसको वयस्क मिक्सोडेमा कहते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप इसको ध्यान रखेंगे। सब चीज़ में आपको देखिए यहाँ पे आपको एक्चुअली ध्यान में ये रखना है कि जो मिक्सोडेमा होता है किसके कारण होता है, तो थायराइड ग्रंथि कह सकते हैं, ठीक है, थायराइड ग्रंथि के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन उत्पादित होता है। इंसुलिन जो होता है उत्पादित होता है कहाँ पे? तो पेनक्रियाज, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, यानी अग्नाशय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? सर्वग्राही यानी कि किसी भी ब्लड ग्रुप का ये ले सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप को ये ग्रहण कर सकता है, इसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर, और सर्वग्राही हम लोग ए बी कहते हैं। अच्छा, अगर ए बी में पूछ ले कि कौन सा ए बी पॉजिटिव या ए बी निगेटिव, तो ध्यान रखेंगे हमेशा ए बी पॉजिटिव को कहा जाता है यूनिवर्सल रिसेप्टर, ठीक है। और उसी तरह से हम डोनर की बात करें तो क्या होगा? डोनर में ओ होता है, ध्यान रखेंगे ओ होता है, ओ ग्रुप को डोनर कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। और ओ में कौन सा ग्रुप? तो ओ में निगेटिव होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ओ निगेटिव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव शरीर में निम्न हार्मोनों में से कौन सा एक रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? ग्लूकेगॉन, ठीक है, ग्लूकेगॉन यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, ठीक है, प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होगा? विटामिन सी। अब के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन से नीचे कमेंट करके बताएगा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, और साथ ही साथ विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, नीचे कमेंट कीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन कि हैजा का क्या कारण होता है? हैजा का कारण क्या है? हैजा होने का कारण क्या होता है? जीवाणु होता है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, जीवाणु। चलिए डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे हम देखिए इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जैसे कि विसूचिका, या फिर आम बोलचाल में इसको हैजा कहते हैं, विसूचिका या फिर हैजा, जिसे एशियाई महामारी के रूप में भी जाना जाता है। यह एक संक्रामक आंतशोथ है, यानी कह सकते हैं इससे जो प्रभावित होता है वो आंत होता है, यह ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट पूछा भी जाता है कि हैजा से प्रभावित अंग क्या है? आंत होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि किस नामक जीवाणु होता है, किस जीवाणु के कारण होता है, तो वाइब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। मनुष्यों में इसका संचरण इस जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या फिर पानी के ग्रहण के माध्यम से होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट से तो आपको पता है कि ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है, लेकिन इसके अलावा वसा जो है यानी कि फैट, इससे भी हमें एनर्जी मिलता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इसे नहीं लेना चाहिए, ठीक है, वरना वही चर्बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी? गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो मिली थी किस अधिनियम के द्वारा?
तो भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? तो ध्यान रखिएगा, दोनों सदनों की जो बैठक बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक, वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता कौन करता है? बिल्कुल सही, आपने सही सोचा, लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है जब दोनों सदनों की बैठक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइन, एक होता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है क्या? CnH2n-2। हम लोगों ने कैसे याद रखा था? जोड़ो, हटाओ और फिर घटाओ, ठीक है, जोड़ो, हटा दो और घटा दो, यानी कि CnH2n+2 जोड़ देंगे उसमें, फिर हटा देंगे तो एल्कीन हो जाएगा। और हटाने का मतलब कि CnH2n सिर्फ और सिर्फ इसमें ना प्लस जोड़ेंगे ना माइनस जोड़ेंगे, ठीक है। हटाने का मतलब ये जोड़ देंगे, हटा देंगे और फिर इसमें घटा देंगे, तो घटा देंगे तो CnH2n-2, ठीक है। तो ये होता है आपका एल्काइन। आई होप कि थोड़ी सी आपको समझ में आ गई होगी मैंने आपको जो बताया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक शास्त्र में हम लोग फफूंद का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित पार्कों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमबद्ध कीजिए। ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर हमेशा जाना है। उत्तर से दक्षिण में अगर हम सबसे पहले देखें तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा जो पार्क है वो किस स्टेट में पड़ता है, तब हम उसका लोकेशन के अकॉर्डिंग सजा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, सबसे उत्तर में हो रहा है उत्तराखंड, यानी कि 3 होना चाहिए सबसे पहले। वैसे भी हम देखें तो ऑप्शन एक ही दिख रहा है, राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। चलिए बाकी को देख लेते हैं। अगर हम देखें कार्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में, इंद्रावती कहाँ पे पड़ता है? छत्तीसगढ़, नागरहोल कर्नाटक, यानी ये सबसे नीचे जाएगा कर्नाटक, ठीक है। माधव नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश में, तो इंद्रावती और मध्य प्रदेश में देखें तो सॉरी यानी कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश ऊपर होगा, यानी 4 और उसके बाद 1 और 2, कुछ इस तरह से बनेगा 3 4 1 2। तो देख सकते हैं 3 4 1 2, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी में जलोढ़ को सबसे टॉप पे रखा जाता है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन की कार्य का मात्रक क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन की कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक होता है जूल, यानी ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं, कार्य का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज्य दरबार से रहा? बताइए कि संगीत तानसेन का संबंध किस राज्य दरबार से रहा? तो यहाँ पे सही आंसर होगा रीवा, ग्वालियर और मुगल। आपको पता नहीं कि मुगल दरबार की अगर हम बात करें तो मुगल में किस शासक के दरबार में रहते थे तानसेन? कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? स्वयं को हिंदुस्तान का तोता किसने कहा था? अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो। और इनका वास्तविक नाम क्या था, यानी बचपन का नाम कह सकते हैं कि अबुल हसन, ठीक है, अबुल हसन। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पटियाली, उत्तर प्रदेश के पटियाली में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी 1950, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्लेट विवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हैरी हेस, यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे, हैरी हेस, क्लियर, हैरी हेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? फ्रंटल वर्षा जो वो किस कारण से होती है? चक्रवातीय गतिविधि, चक्रवातीय गतिविधि। अगर आपकी मार्क्स कम आ रहा है तो आपको लूसेंट पढ़ना चाहिए, ठीक है। और लूसेंट अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं तो रेगुलर हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से नोट डाउन कीजिए, डेफिनेटली आपका जीके काफ़ी अच्छा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पढ़िए दोनों पॉइंट्स को और बताइए। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे सही पॉइंट्स क्या होगा। पहला पॉइंट्स कह रहा है कि चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है, बिल्कुल सही, केंद्र में निम्न दाब होता है, चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है। सेकेंड पॉइंट कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन संचालन दक्षिणावर्ती होता है, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सही उत्तर चुनना है तो दोनों में दोनों करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मक्का रेखा को 2 बार या फिर 2 बार काटती है या फिर 2 बार गुजरती है? मकर रेखा का मतलब क्या है कि ग्लोब पर जो हमारा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसको कहा जाता है, और इसका मतलब 2 बार गुजरने का मतलब कुछ इस तरह से ये नदी गुजरती होगी, 2 बार काटती होगी।
तो कहने का मतलब क्या हुआ कि लिम्पोपो नदी, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, लिम्पोपो नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन बनता है कि किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, राइन नदी को कहा जाता है। ठीक है, राइन नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? बताइए, बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? तृतीय स्थान है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, तृतीय स्थान है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। सबसे टॉप पे उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डफला तथा सिंहपो, ठीक है, डफला तथा सिंहपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? डफला तथा सिंहपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहा जाता है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह किसे कहते हैं? कौन से पठार को? छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन में आपको कमेंट करके ये बताना है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? बताइए, देखते हैं कितने लोगों को याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जल नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? अब हमारा यहाँ से करंट स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा मेघालय, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है? वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? विश्व बैंक, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत को रैंक क्या मिला है? ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, 7वां रैंक मिला है। ठीक है, 7वां रैंक। चलिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 वार्षिक रिपोर्ट जो था वो 16वां संस्करण था, ये ध्यान रखिएगा, 16वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर कौन सा कर लगाने का निर्णय लिया? कितने साल पुराना? 8 साल से पुराना अगर हो जाएगा कोई भी वाहन तो उस पर ये टैक्स लगेगा, ग्रीन टैक्स, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ग्रीन टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की 2020 बुकर पुरस्कार, इनमें से कौन पुरस्कार दिया गया? इनमें से किसे पुरस्कार प्रदान किया गया 2020 का बुकर पुरस्कार? तो बुकर पुरस्कार मिला है डगलस स्टुअर्ट को। ठीक है, डगलस स्टुअर्ट, जो कि इनकी पुस्तक थी सगी बहन के लिए। ठीक है, सगी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2021 में वर्चुअल करेंसी लिब्रा लॉन्च करेगी? लिब्रा जो है वो कौन सी कंपनी लॉन्च करेगी? तो फेसबुक ने ऐसा घोषणा किया है कि 2021 में वर्चुअल करेंसी लिब्रा लॉन्च करेगी। इनका एक डिजिटल मुद्रा होगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या था? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या था? तो फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ऑप्शन ए सही होगा। मैंने करंट अफेयर्स में ये सभी चीज़ क्वेश्चंस करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने टॉप 800 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिया जनवरी से दिसंबर तक। पीछे अब तक आप हैं तो आपकी गलती है, आप जा करके देख सकते हैं। देखने के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश ने जनवरी 21 में गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल परीक्षण किया? फतह-1 का सफल परीक्षण पाकिस्तान ने किया, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा? ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखेंगे मारिके लुकास रिजनवेल्ड, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। साथ ही साथ इनसे जुड़े कुछ पॉइंट्स भी हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 1991 में जन्मी रिजनवेल्ड जो है यह पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है और उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक कह सकते हैं द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए प्रदान किया गया। तो इस पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि ये पुरस्कार में मिली जो 50,000 पाउंड की राशि को अनुवाद मिशेल हचिसन, ठीक है, मिशेल हचिसन के साथ उनको साझा करेंगे। ठीक है, पुस्तक में क्या बात कही गई है? तो एक 10 वर्षीय लड़की जिस पर केंद्रित है जो अपने भाई मैथ्यूज के साथ आइस स्केटिंग के लिए जाने की अनुमति न मिलने से क्रोधित है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड 2021 के पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया?
और ये पूरे वर्ष भर काफ़ी फेमस रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो ध्यान रखेंगे। सही आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश, जो कि टॉप पे रहा। ठीक है, फर्स्ट प्राइज इसको दिया गया सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 60 MCQ कंप्लीट किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगेगी। नीचे कमेंट करके बताइए कि आउट ऑफ 60 से आपकी स्कोरिंग क्या रही। क्यूज का क्वेश्चन ये रहा, नीचे कमेंट कीजिएगा कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितने लोग सही कर पाते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस मैंने पूछा उन क्वेश्चंस का राइट आंसर भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।